नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम मौजूद हैं पुणे में बड़ी संख्या में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। आज इस प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर में हम स्मॉल बिजनेसेस के मूड को समझेंगे और ग्रोथ के नए अवसरों पर फोकस करेंगे। कार्यक्रम में हमें यहाँ के इंडस्ट्री लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं। प्रशांत गिरबाने, डायरेक्टर जनरल एमसीसीआई, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रुजुता पी जगताप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसएजी टेस्ट प्लान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं दीपक करांदीकर साहब, डायरेक्टर प्रगति प्रेस पार्ट्स, थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रशांत जी, शुरुआत में आप हमें बता सकें यहाँ पर जो एमएसएमईज ऑपरेट कर रहे हैं उनके आप इस समय मूड के बारे में कैसे हमें समझाएंगे? आपके यहाँ पर आप लोग एक सर्वे भी कंडक्ट करते हैं, तो उसकी फाइंडिंग्स क्या दर्शा रही हैं? ग्राउंड पर किस तरह की हलचल है? पुणे एक बहुत बड़ा एमएसएमईज का क्लस्टर है, बहुत बड़ा सेंटर है एमएसएमईज के लिए पुणे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। तो जब पैंडेमिक आया, उसका इम्पैक्ट चालू हुआ अप्रैल 2020 में, तब से हमने एक सर्वेक्षण चालू किया। ये सर्वेक्षण हमने 24 महीनों के लिए यानी अप्रैल 2022 तक कराया। हर महीने 24 महीनों के लिए, हर महीने 200 अलग अलग कंपनियों ने, लघु मध्यम उद्यमियों ने इसमें सहभाग ले लिया। अब ये क्या दर्शाता है? अप्रैल 2020 पहला महीना पैंडेमिक का, तब जो उत्पादन की क्षमता थी वो 37% पर आई हुई थी, 37% थी। ओवर द 24 months इट केप्ट इंक्रीजिंग। अप्रैल 2022 में यानी 2-3 महीने पहले अब वो लगभग 95-100% के बीच में ऑन एन एवरेज आ चुकी है। तब ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज लघु मध्यम उद्यमी अभी प्री पैंडेमिक स्टेज पर आ गए हैं, बट वो ऑन एन एवरेज हैं। पर इसमें जरूर 2 साल में जो ग्रोथ होनी थी उसका तो लॉस हो गया। और अभी जिस तरह से जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज हैं, मोर ओवर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स भी जैसे बढ़ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं डेवलपमेंट्स को? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में तो बढ़ ही रहा है। 6% हमारा अपर बैंड है आरबीआई का, अब चल रहा है हम 7% से अपर बैंड के ऊपर। बट देखिए यूके और यूएस में भी 30 ईयर हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, यूके और यूएस में 8-9% पे। इसका मतलब क्या है? जो चीजें वहां पे बनती है और हम यहां पर मंगाते हैं, क्योंकि हमारा अभी भी इंपोर्ट हाई है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो कॉस्ट अगर ज्यादा है तो मार्जिन पर प्रेशर आ रहा है। जो चीजें वहां पे बनती है और हम यहां पर मंगाते हैं, क्योंकि हमारा अभी भी इंपोर्ट हाई है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो कॉस्ट अगर ज्यादा है तो मार्जिन पर प्रेशर आ रहा है। तो एक रहा वो प्रेशर। दूसरी बात क्या है? अभी भी सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड है, फुल्ली फंक्शनल नहीं है, तो उसका भी इंपैक्ट आता है एमएसएमईज पर। तीसरी बात, ये जरूरी है इंटरेस्ट रेट बढ़ना। अनफॉर्चुनेटली ये जरूरी है इंटरेस्ट रेट बढ़ना, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। बट इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो उसका भी इंपैक्ट एमएसएमईज पर आता है। रुजुता, आप हमें बता सकें तो इस एनवायरनमेंट में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरह से इनोवेशन पर, टेक्नोलॉजी पर, क्वालिटी पर और इनफैक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करें, ये जो न्यूअर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन्हें टैप करने के लिए? आपका क्या असेसमेंट है? जब हमने देखा था कोविड में, पैंडेमिक में, काफ़ी सारी जो कंपनीज थी, सर्विस इंडस्ट्रीज खैर वर्क फ्रॉम होम कर पा रही थी, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज में ना ईआरपी था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ना न्यू एज टेक्नोलॉजीज थी, आईओटी बोला जाए, इंडस्ट्री ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अदर थिंग्स। सो ये जो थी वो इम्प्लीमेंट नहीं की थी उन्होंने, इसीलिए वर्क फ्रॉम होम वॉज वेरी डिफिकल्ट। 2 महीने उनका कुछ भी बिजनेस नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी जो है, डिजिटलाइजेशन इज़ अ मस्ट, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ मैंडेट। डिजिटलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजीज है वो जो है, अगर अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वर्क फ्रॉम होम इज जस्ट इम्पॉसिबल। सम फंक्शंस कैन स्टिल वर्क फ्रॉम होम राइट नाउ, सो दैट इज अ मेजर एडवांटेज दैट इवन मैन्युफैक्चरिंग कैन एक्चुअली टेक दिस एडवांटेज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम इफ दे डिजिटाइज। दीपक जी, आपके पास आए उससे पहले प्रशांत जी से एक कमेंट और लेते हैं। ये जैसे बात हो रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, एमएसएमईज आगे तो बढ़ रहे हैं। अब आने वाले दिन क्या आपको काफ़ी हलचल भरे लग रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से 5G के फ्रंट पर जो डेवलपमेंट्स हैं, ये बहुत तेज़ी से बदल देगा। तो ऐसे में जो स्मार्ट फैक्ट्रीज की बात हो रही है, इसको कैसे बूस्ट मिलेगा? कैसे आप इस स्पेस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? 5G से क्या होगा? एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, बैंडविड्थ अच्छी होगी और लेटेंसी कम होगी। ये 3 चीज़ों की वजह से रिमोटली काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा और कोलैबोरेशन सप्लाई चेन का जो है, छोटी कंपनी और बड़ी कंपनियां, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, थ्रूपुट बढ़ेगा और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडिया की एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ही अच्छी होगी। हमारे पास मास है,
5G से वेलोसिटी आएगी, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दे तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। हम सभी ने यूपीआई देखा है जिसमें कि लगभग $1 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन हुए हैं। क्रेडिट कार्ड के कई ज़्यादा 10 अलग अलग देश बोल रहे हैं कि हमें बताइए कि कैसा करना है यूपीआई। यूएस में चर्चा चल रही है अमंग पॉलिसी मेकर्स कि यूपीआई से कुछ सीखें। जिन लोगों ने आधार और यूपीआई बनाया वो लोग और एक इंटरेस्टिंग चीज बना रहे हैं, वो है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, प्लेटफॉर्म A हो, प्लेटफॉर्म F हो, जो भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर जाते हैं और हम सभी उस प्लेटफॉर्म पे बाउंड है सेलर और बायर। ONDC क्या कहता है, एवरी सप्लायर एंड बायर वुड बी एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, और उसके अंदर होगा ओपन प्लेटफॉर्म बीच में। दीपक जी, आपसे एक ओपनिंग कमेंट में हम समझेंगे ये जो इंडस्ट्री 4.0 की बात हो रही है, इसमें आगे की राह कैसे दिख रही है, एक एंटरप्रेन्योर के रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? इंडस्ट्री 4.0 में 8 वर्टिकल्स है and IoT is one of the leading verticals and this is being adopted largely in small industry. They want to, but it's a long time before they can, because small industry has to change its outlook. The culture in the small industry, जुगाड़ is being replaced by technology, and yesteryears में जुगाड़ चलती थी, अभी टेक्नोलॉजी प्लेज ए लीड रोल। तो आपको कुछ डिजिटल डिवाइड नजर आ रहा है कहीं पर, माइक्रो उद्यमियों और बाकी जिस स्पीड पर चेंजेस हो रहे हैं, और उनको कैसे सपोर्ट किया जाए? लार्ज इंडस्ट्री पे तो डिजिटल इज बीइंग अडॉप्टेड वेरी फास्ट because they have the bandwidth, they have the manpower, they have the skill sets, while in small industry skill sets is a big issue that we are not able to relate with the coming technology. आप हमें ये भी बता सकें प्रशांत जी, इंडस्ट्री के साथ जहाँ तक एकेडमिया की पार्टनरशिप है उस फ्रंट पर और कैसे आगे बढ़े? आप उस तरफ आप कुछ काम भी कर रहे हैं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इंडस्ट्री की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं क्योंकि वो भी एक क्रूशियल पार्ट है। इकोनॉमिक्स 101 कहता है कि प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जो लेबर है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टैलेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेयर डू वी गेट टैलेंट फ्रॉम एकेडमिया? तो इसलिए एकेडमिया से पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। हम सभी को पता है कि ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, वो कि ईवीज की वजह से। तो ईवी क्या है, कैसे है, ये सब तो एकेडमिया से आएंगे। टैलेंट जो आएगा, एक पहल की 2 साल पहले जस्ट बिफोर पैंडेमिक हमने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लिया, इनके जो R&D हेड्स हैं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो सबसे पुराना कॉलेज है इंडिया का, और बाकी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हेड्स को बुलाया और बताया कि देखिए हम आपको हेल्प करते हैं ऐसा कोर्स डिज़ाइन करने के लिए। उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया और ऑलरेडी कई सारे बैचेस उसमें से ग्रेजुएट हो चुकी हैं। तो ये हम करते रहेंगे, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन करते रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरों के लिए बहुत जरूरी है। वी हैव स्टार्टेड अनदर कॉम्पिटिशन बाय MCCI। एनी एंड एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र would be able to submit a project that they think is relevant for the industry. We would curate it and take it to those 3,000 plus companies and tell them this might be relevant for you. Look at the Hyperloop that was made by IIT Madras. Have you seen the clip on the social media? Right? The Hyperloop that we talk about has been tried and tested, and the students are now willing to demonstrate a Hyperloop that runs for first 500 meters. It's such a success, and if such caliber of students is available to the Indian industry and to India as such, look at where we will reach in the next 10 years. जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात है MSMEs में, उसको और कैसे बूस्ट कर सकते हैं? क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो विमेन ओन्ड MSMEs हैं उसके फिगर्स अगर हम देखें, रिपोर्ट बताती हैं कि वेस्ट बंगाल में इट्स ऑलमोस्ट अ लिटिल अबव 20%, लेकिन तेलंगाना, कर्नाटका, यूपी, आंध्रा, गुजरात और इनफैक्ट यहाँ महाराष्ट्र में भी ये 6.5% से लेकर 8% के आसपास है जो विमेन पार्टिसिपेशन है। उसको कैसे और बूस्ट कर सकते हैं, इस तरफ ला सकते हैं? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है काफ़ी सारे B2C सेक्टर में है और बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में। B2B में कम है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट या दूसरे सेगमेंट्स में देखा जाए तो। सो ये अगर हम इंक्रीज़ करना चाहें तो काफ़ी सारे इसमें सोल्यूशंस है। एक तो है कि क्लस्टर फॉर्मेशन। अभी MCCI जो है एक हिरकणी क्लस्टर फॉर्म कर रहा है, उसमें वो एक पूरा इट विल बी अ क्लस्टर फॉर वुमेन, जिसमें इट बी अ लैंड बिल्डिंग, कॉमन अमेनिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़ जो होंगी वहाँ पे। सो सबको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस दी जाएंगी सब्सिडी पे,
सब्सटैंशियल सब्सिडी होगी उसमें, एंड इसमें उनको कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। ये जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर वुमेन इन द एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज। स्केलिंग अप के लिए हेल्प नहीं है, मेंटोरिंग नहीं है, ये सब जो है ये क्लस्टर फॉर्मेशन से बहुत रिजॉल्व हो सकता है। सो स्टार्टअप्स को स्केल अप करने में, मिड साइज कंपनीज को स्केल अप करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर हम यहाँ की ज़मीनी हकीकत की बात करें तो प्रशांत जी, किस तरह का फीडबैक आपको एमएसएमई से मिल रहा है? उनके चैलेंजेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं? अब कुछ ऐसे भी बताया जा रहा है कि पावर को लेकर भी जो स्मॉल यूनिट्स हैं काफ़ी इश्यूज फेस कर रहे हैं, आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? एमएसएमईज के मेन चैलेंजेस क्या है नॉर्मली? एक होता है नॉर्मली डिलेड पेमेंट्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, सबसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तीसरा है एनर्जी कॉस्ट और चौथी है लॉजिस्टिक्स। 4 अगर बड़ी हम रीजंस बताएं तो एनर्जी कॉस्ट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब एनर्जी कॉस्ट का पॉइंट ये है कि इंडिया में एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हमारी कॉम्पिटिटिवनेस पे इंपैक्ट आता है, हमारे एक्सपोर्ट्स पर इंपैक्ट आता है उसका। जो एमएसएमईज 50% एक्सपोर्ट पे कंट्रीब्यूशन करती है इंडिया के, उनके एक्सपोर्ट और भी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज अगर एनर्जी प्राइसेस हम कंट्रोल कर पाए तो। We make our own power and use our own power. So we make it and use it. So we want to generate our own power through a solar park, which will be at a convenient place where land is cheap and where power can be evacuated. So maybe a solar park between 19 and 21 degrees latitude, Bid, Latur, in this region in Maharashtra, where we can have a 5 megawatt solar park to begin with, right? It gives about 75 lakh units at the minimum, right? And this can be set up by a cluster of people, SMEs. So we will generate power, we will put it into the grid and meter for 1 to 25 if there are 25 participants and deliver at 1 to 25. Simple. This will reduce my energy cost by approximately 40%, which will be a great boon to the MSME sector. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। आज हम मौजूद हैं पुणे में। आइए चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। दीपक साहब, आप ये भी बता सकें, जैसे आप क्लस्टर की बात कर रहे हैं, अब जिस तरह से जो न्यू स्किल्स की बात हो रही है, आपने इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे थे, ये टेक्नोलॉजी ऑप्शन में भी न्यू स्किल्स जो आ रहे हैं, इसमें स्किलिंग के फ्रंट पर जो क्लस्टर है, उस क्लस्टर में मैपिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, ताकि पता चल सके उस क्लस्टर में एक्चुअली किस तरह के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंगली फिर उनको सपोर्ट किया जा सके। We build up a program, Bachelor of Vocation. 12th pass student could apply for this program. In the first year, we have the entire academia. Second and third year, they would work for 5 days in the agency and 1 day classroom training. The beauty of this entire thing was they would have to pay fees of only 100,000 to begin with. But they would be paid in the second and third year for the work that they do at the outlets at 8,000 rupees per month. And the student who would pass out from this vocational training course would ultimately get a Bachelor of Vocational trained. And he would be the guy who would have hands-on experience and the industry would like this to happen. Right. It was a tough time to get students for such a wonderful program that was even envisaged by the University of Pune. इंडस्ट्री और एकेडेमिया कनेक्ट के लिए जो MSBT के जो कॉलेजेस हैं, डिप्लोमा कॉलेजेस, उनके फैकल्टीज, ऑलमोस्ट 30 फैकल्टीज एवरी क्वार्टर कम टू आवर फैक्ट्री फॉर थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन आवर इंडस्ट्री मैकेट्रॉनिक्स रिलेटेड। तो ये जो है इंडस्ट्री को जो है ये इनकरेज करना चाहिए, जहाँ फैकल्टीज आती हैं और प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल इंडस्ट्री ट्रेनिंग लेती है और वो जाके फिर वो पोकोलेट करती हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। इससे भी काफ़ी सारी हेल्प हो सकती है, मुझे लगता है, फॉर द स्टूडेंट्स टू बी इंडस्ट्री रेडी, आई वुड से। प्रशांत जी, पुणे में हम हैं तो एक बड़ा एक्सपोर्ट सेंटर भी है। अब आप इसमें बताएं, जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जो चाइना +1 हो रहा है और न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, इनफैक्ट लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड रहे हैं, लेकिन अभी FY23 में अपने चैलेंजेस भी हैं। कैसे आपको इस स्पेस में एमएसएमईज के लिए आपका एक मैसेज होगा, वो कैसे बढ़ें? देखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स पिछले फिनेंशियल ईयर में मार्च 2022 एंड पे
$420 बिलियन के ऊपर रहा सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जो कि बहुत ही बड़ा था एज कंपेयर टू नॉट जस्ट प्रीवियस ईयर बट प्री पैंडेमिक में भी। तो एक बहुत अच्छी बात है ये। तो पूना की अगर आप बात करें तो पूना पूरे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में पहले 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है पूरे देश में। अगर आप इंजीनियरिंग मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा नंबर 1 है। नंबर 1 है पूना पूरे के पूरे भारत में। अब लगभग 1600 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हु आर एक्सपोर्टिंग टेक देयर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अस एंड MCCI। सो व्हाट डू दे नीड टू डू टू आंसर योर क्वेश्चन नाउ विद दैट बैकड्रॉप? 2-3 चीजें हैं। पहली एक है, हमारे जैसे जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है देश भर में अलग अलग जगह पर, हमने एक फॉरेन ट्रेड का कोर्स लगाते हैं जिसमें कि जो लोग ऑलरेडी फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं वो जो नहीं कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री को एक्सप्लेन कर रही है कि क्या करना है और कैसे करना चाहिए, ताकि अवेयरनेस बढ़ जाए और फ्रेंडली हैंड होल्डिंग सा हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, 420 बिलियन प्लस इस बहुत बढ़िया बात है। हमारा गोल 5 ट्रिलियन जब इकोनॉमी है तो $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए। हमारा अभी भी पूरे दुनिया में जो इतना एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें सिर्फ 1.62% ही है हमारा शेयर। अगर हम टॉप 5 इकोनॉमीज में है दुनिया भर में, अगर हम टॉप 3 में आना चाहते हैं अगले कुछ सालों में, तो 2% तो नहीं बनता है, ये तो बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हर MSME ने जो कि 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, चेंबर्स की मदद लेनी चाहिए, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फायदा लेना चाहिए। और इसका कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं, 50% देश के निर्यात हम आप जैसे MSMEs करते हैं, ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। प्रजुता, आप ये बता सकें, हम एक और पहलू इस बातचीत में टच करना चाहेंगे। ये सेंट्रल PSUs के लिए मैंडेटरी है कि वो जो अपना प्रोक्यूरमेंट है उसका 25% MSE से ले। अब अगर हम FY22 की बात करें तो फिगर्स बड़े इंप्रेसिव हैं, ऑलमोस्ट 31% क्रॉस कर गए, टू बी प्रिसाइज 31.74%। अब इसी 25% में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी 3% टारगेट रखा गया है, लेकिन उस फ्रंट पर हम देख रहे हैं ये फिगर 0.76% ही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मार्केट है, इसमें कैसे बढ़ा जाए? अलॉटमेंट किया जा रहा है लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को उसका एडवांटेज ले नहीं पा रही हैं। इसमें काफ़ी पहलू हैं। एक तो काफ़ी सारी महिलाओं को ये इन फंड्स या स्कीम्स की जानकारी नहीं है, एक ये देखा जा रहा है, बिकॉज हमने सर्वे किए हैं, काफ़ी सारे महिला उद्योगिनी जो है उनसे बात करी है। सो काफ़ी सारे आई थिंक द रीच, द अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की स्कीम्स क्या क्या हैं। दूसरी चीज़ ये इम्प्लीमेंटेशन जो देखा जाए, जो जिनको ये पता है स्कीम्स के बारे में वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग रहा है वो काफ़ी है। सो हमको कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक चेंबर से भी मुझे दरख्वास्त करनी चाहिए, पॉसिबल होगा तो, जहाँ पे ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट कर ही रहे हैं लाइजन, लेकिन जहाँ पे अगर ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स चेंबर जैसे प्लेटफॉर्म में आए और गवर्नमेंट की स्कीम्स वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन हो जाए और वहाँ पे ऑल द व्हाट आर द मोडालिटीज, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू अवेल ऑफ दीज स्कीम्स आर क्लियरली स्पेल्ड आउट एंड सम काइंड ऑफ अ हैंड होल्डिंग कैन बी डन। फाइनल कमेंट्स की तरफ आते हैं, दीपक साहब से शुरुआत करते हैं। सर, आपका क्या मैसेज होगा MSMEs के लिए, वो खुद को भी कैसे थोड़ा चेंज करें, कर तो रहे हैं, और कैसे आगे बढ़ें? Ease of doing business, definitely positive, but a long reach is required. We have to adopt technology, which, as MCCI says, exports, this cannot happen without technology and digitization of the small industry at large. And skilling is extremely important, which I think all of these are being done in Pune, and I think we will see brighter days as we come along. विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा, इनफैक्ट, और कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं? हमने ये भी देखा है कि जब वो फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ आते हैं तो कोलैटरल्स की बात भी होती है, और कई बार हम देखते हैं जनरली प्रॉपर्टीज इंडिया में उनके नेम पर नहीं भी होती हैं, तो अवेल करना भी एक कई बार चैलेंज होता है। मतलब कैसे और पॉलिसी सपोर्ट हो, कैसे आगे बढ़ा जाए? पॉलिसीज शुड बी ट्यून्ड इन लाइन विथ हाउ दे कैन हेल्प वुमेन गेट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट। इसलिए गवर्नमेंट को ये स्कीम्स जो है थोड़ा फाइन ट्यून करके, ज़्यादा कस्टमाइज करके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनका एडवांटेज ले सके, ऐसी बनानी चाहिए। आपसे प्रशांत साहब चलते समय रैंप पर एक आपका व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। इसको आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए, कितना इसको स्ट्रेंथन कर पाएगा या कैसे बढ़ा जाए? ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है, सही दिशा में कदम है, मतलब इसको कैसे एक्सेलरेट करें, आपका क्या नजरिया है? लगभग 6000 करोड़ रुपीस की स्कीम है, वर्ल्ड बैंक का कंट्रीब्यूशन सब्सटेंटिव है, शायद 75-80% है उसमें, और अबाउट 2000 करोड़ रुपीस कुछ है सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें। ये स्कीम इंटरनल एफिशिएंसी
बिजनेस डेवलपमेंट, ऐसे अलग अलग पहलुओं पर काम करने के लिए है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्कीम है। तो हमारी इच्छा रहेगी दिल्ली से जल्दी रैंप पूना तक आए और भी शहरों में आए, ताकि जितना है कम से कम उतना तो हम इम्प्लीमेंट कर पाएं। और हम एक इंडस्ट्री एसोसिएशन जो 88 ईयर से काम कर रही है, वी वुड बी मोर देन हैप्पी एज ऑलवेज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन टेकिंग द रैंप ऑल द वे अप टू द इंडिविजुअल MSMEs। राइट, तो इतना ही समय था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए और MSMEs की हैंड होल्डिंग के लिए। दीपक जी, विजिता जी, प्रशांत जी, आप सभी का शुक्रिया। SME एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा के इस एडिशन में पुणे से फिलहाल इतना ही। चुनौतियाँ कई हैं, लेकिन उसके बीच में मौके भी हैं। चलते चलते हम हेनरी फोर्ड की बात कहना चाहेंगे, क्वालिटी मीन्स डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। तो हमारी तरफ से MSMEs को बेस्ट विशेस। अभी के लिए इतना ही। हम अगले हफ्ते आपसे एक नई थीम के साथ मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।